वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और मैं हूं शिखा गुप्ता और आरएस मेंस के पेपर जो है आरपीएससी ने अपलोड कर दिए हैं। इसको हमने एक्सपर्ट टीम से जो है एनालिसिस पेपर का करवा लिया है। पिछले बार के पेपर से इसका कंपैरिजन हो गया है। तो आज जो है ये हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या मेंस की कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए इस पूरे पेपर को, इन चारों पेपर को मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। यहाँ हम इन चारों पेपर्स को देखेंगे और क्या उसका लेवल था पिछले साल के कंपैरिजन में वो जज कर लेंगे, प्लस साथ में इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है इसका हम कंक्लूजन यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार शुरू कर लेते हैं पेपर्स के साथ। पेपर 1 जो है वो मैंने स्क्रीन पर कर रखा है अपलोड। पेपर 1 जो कि रिलेटेड था आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बिल्कुल ये सारे जो पेपर्स थे पेपर 1 के अंदर। तो एक एक करके पेपर को देखते हुए चलते हैं। लास्ट ईयर के अगर हिस्ट्री के पेपर की बात करें तो जनरली स्टूडेंट्स को हिस्ट्री का पेपर बहुत टफ लगा था, लेकिन इस बार का जो हिस्ट्री का पेपर है उसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, अगर जिस स्टूडेंट ने तैयारी की थी, अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया था, उसके लिए ये जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ नहीं था। और ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली जो प्रिफर्ड सोर्सेज होते हैं वहीं से ये क्वेश्चंस आए थे। एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, नेम एनी 4 आउट ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन वैदिक फिलॉसफी। भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नामोल्लेख कीजिए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। जनरली ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी ये सारी चीजें दी हुई हैं लास्ट के चैप्टर्स में। और अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, जब हम तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री का हमारा एक मुख्य सोर्स ओल्ड एनसीईआरटी रहती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई हेजिटेशन की या कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। व्हाट इज रावण हत्या? रावण हत्या क्या है? ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता है, हमने मेंस में एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगला है सुहरवर्दी सूफी सिलसिला। इसकी बात करें तो जैसे ही हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले हमसे भिड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली जी की भूमिका, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो जनरली हिस्ट्री पढ़ने वालों को सबको पता रहता है और स्टैंडर्ड बुक्स जिन्होंने पढ़ी हैं एटलीस्ट उनको इन क्वेश्चंस का आइडिया है। अगला है लियोनार्डो दा विंची ने अपने प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहां पर चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रबोधन युग में यानी रिनासा एज में, तो उस समय उनके जनरली 3 जो चित्र हैं उनकी चर्चा तो हम करते हैं। तो उनमें से एक द लास्ट सपर तो इनका फेवरेट था, काफी पॉपुलर था। तो इसको हमने जो है आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा जब आपने हिस्ट्री को कवर किया होगा। बड़े क्वेश्चंस की बात करें जो यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन आए थे, तो मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो ये भी कोई बहुत ही आउट ऑफ लीग क्वेश्चन हम नहीं कह सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह जी की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी एक बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स में से क्वेश्चन है। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखें। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का एकीकरण है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं और वहां पे ऑब्वियसली सिरोही की भूमिका हमें समझ आई जाती है। क्रिटिकली एग्जामिन द बेगू पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन के बारे में। तो ये भी एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। और बड़े क्वेश्चनों पे बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्वेश्चन आया था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बार हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि यहीं से प्रश्न आएगा। और बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो जो है चारण लिटरेचर का क्वेश्चन आया था, चारण साहित्य की। तो हमें पता ही है चारण जो थे वो जो राजा थे, यहाँ के रजवाड़े थे, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट वाली, तो ये भी एक क्वेश्चन आउट ऑफ लीग नहीं कह सकते हम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे अपनी समझ के अनुसार स्टूडेंट्स को जवाब देना था जिसका। और अगर हम इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के बारे में क्वेश्चन था कि एक प्रौद्योगिकी क्रांति नहीं थी बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति थी और उसमें क्या इसका विवेचना करनी थी, डिस्कस करना था। तो ये मतलब बड़े क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि बहुत ही इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी आपको आता हो और जो है काफी हद तक अपनी समझ का इस्तेमाल करके आप इन क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते थे। तो हिस्ट्री के पार्ट में हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे जो बहुत ही हमें लगे कि हाँ इसका हमें आइडिया नहीं हो सकता या ये स्टैंडर्ड बुक्स के बाहर से है। तो हिस्ट्री में मुझे लगता है हिस्ट्री का पेपर पिछले साल की तुलना से 2018 का मेंस था उसकी तुलना से काफी जो है आसान रहा है। और जिन लोगों ने स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से और जो है अच्छी तैयारी के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से तैयारी की थी, तो हिस्ट्री में उन्हें जहां तक है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो हिस्ट्री के बारे में इस बार हम कट ऑफ में अपसाइड रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम अगला बात करें
पेपर आ जाता है हमारा इकोनॉमी का। तो भारत में कौन से 8 मूल उद्योग हैं, तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं ये तो हम पढ़ते ही हैं। बायोमास इस बार काफी चर्चा में था, हमें पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। बात करें हम राजस्व व्यय के मुख्य मुद्दों की, तो ये भी एक इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य वित्त पोषित करने वाली संस्था, तो जो है परियोजनाएं तो ऑब्वियसली इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली पॉलिटी और इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो परियोजनाओं का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि हाँ टफ क्वेश्चन है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित कीजिए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और सिलेबस में क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास साफ साफ दिया हुआ था और बहुत ही छोटा सा सिलेबस था वर्ल्ड इकोनॉमी का, तो उसको आपने डेफिनेटली कवर किया होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट एनुअल टर्नओवर की बात करें तो ये भी क्वेश्चन हम जनरली प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तभी पढ़ लेते हैं, तो ये भी वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। समर्थ योजना जो है राजस्थान की पॉपुलर स्कीम चली रही है, सक्षम समर्थ योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, यानी इकोनॉमी में ज्यादातर क्वेश्चन जो है योजना वाले हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड हैं और करंट अफेयर्स तो आपने डेफिनेटली कवर किए ही होंगे। इनफैक्ट प्रीलिम्स के लेवल पे जो आपने कवर करने होंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं कि मेंस के लिए आपने जब अलग से इनको पढ़ा होगा तो शायद आपको ये आएगा। प्रीलिम्स की तैयारी आपने जिस हिसाब से की होगी उसी हिसाब से मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गए हैं। विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना, किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। ये क्वेश्चन जरूर हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, इनफैक्ट आईआर में जो है ज्यादा हमने इनको कवर किया था। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, ये 3 ही जो है सिलेबस के अंदर थे, तो ऑब्वियसली इनसे क्वेश्चन आना तो तय था। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी बड़ा क्वेश्चन था 10 नंबर का। और जनरली इन दिनों आपने देखा होगा जिन भी कोचिंग्स ने आरएस मेंस को टारगेट करके कुछ क्लासेस चलाई थी या जहां पर जनरली सिविल सर्विसेज को टारगेट करके क्लासेस चल रही हैं, जैसे सम्यक सिविल सर्विसेज की बात करें तो उनके ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लासेस रहती हैं वहीं पर इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से कवर किया गया था। तो जो लोग जनरली जुड़े हुए थे किसी तरह से करंट अफेयर से, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहे थे, जो कि देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ पर बना हुआ है। आगे हम चले तो महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम, और आगे सौर ऊर्जा नीति, ये तो प्रीलिम्स में भी सौर ऊर्जा पर क्वेश्चन था और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा पर क्वेश्चन है। फिर आगे हम चले तो शारदा एक्ट वाला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी में हम आ गए हैं। शारदा एक्ट तो हम हिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्या है, जो ये छोटे छोटे पेपर से इस बार, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आगे भी हम जैसे देखेंगे पेपर 3 में बिहेवियर लॉ, ये सारे पेपर, इन सारे पेपरों की इस बार खास बात ये रही कि जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं वो कोचिंग के नोट्स में से ही आ गए हैं। इनफैक्ट अगर आप ज्योग्राफी का सेक्शन भी देखोगे तो कुछ जो नए टॉपिक्स ऐड हुए थे तो उनमें से कई टॉपिक तो खुद हमने अपने पीएस कॉर्नर चैनल पे जो है कवर किए थे और डायरेक्टली उनसे बड़े बड़े 10-10 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। तो इस बार जो ये आउट ऑफ लीग जो पेपर्स थे या सब्जेक्ट्स थे जो जनरली मेंस के लिए ही हम पढ़ते हैं, उनमें कोचिंग बेस्ड मटेरियल से ही क्वेश्चन बना है। यानी अगर आप देखोगे सम्यक के नोट्स देख लीजिए, सम्यक के नोट्स से भी आप देखेंगे मिलाएंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, यहाँ से सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। तो जो कॉमन पेपर, जो अलग से पेपर, जो मेंस वाले पेपर होते हैं जिनके लिए हम अलग से कोचिंग वगैरह करते हैं, तो वो कोचिंग से ही, कोचिंग के मटेरियल से ही वहां पे क्वेश्चन बन गया है। तो अधिकांश बच्चे कोचिंग तो कर ही लेते हैं, कोचिंग नहीं भी करते तो कम से कम नोट्स तो वही पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है ये पेपर्स भी इस बार आसान की कैटेगरी में ही रखे जा सकते हैं। जैसे वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज क्या है ना, पॉलिटिकल करप्शन क्या है, बहुत ही इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस हम देख सकते हैं सोशियोलॉजी में आए थे। जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखी, तो प्रॉब्लम्स में था ही ये सारा चीजें। फिर हम बात करते हैं ये मैनेजमेंट वाला, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे क्वेश्चन था। ज्यादातर कोचिंग्स के नोट्स में से ही ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर, यानी कि जो करिश्माई नेता होते हैं, सेवाओं की कोई 4 विशेषताएं हैं, या मतलब सभी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर हमें लगता है कि ये जो छोटे छोटे 20-20 नंबर वाले पेपर हैं वहां पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो कोचिंग के नोट से ही हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 को पीएस कॉर्नर जो है वो मीडियम या एवरेज कैटेगरी में रखेगा, या मीडियम टू इजी कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। यानी ये इस पेपर में इस बार अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स लेकर आ सकते हैं। तो पेपर 1 जो रहा वो तो कट ऑफ को हायर लेवल पे ले जाने वाला इस बार रहा है। इसके अलावा अगले पेपर की अगर हम बात करें, अगला पेपर है
पेपर 2 जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारी प्यारी ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है और एथिक्स आती है। तो एथिक्स के क्वेश्चन भी आप देखोगे वही इतना बड़ा इसका सिलेबस था और काफी मार्क्स का भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन नोट्स के अंदर से वही मैं बात कर रही थी, कोचिंग के नोट्स के अंदर से ही सारा जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बहुत ही इनको आसान की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि कोचिंग के नोट्स तो एटलीस्ट हर कैंडिडेट रट ही लेता है। तो जैसे प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थित प्रज्ञ, ये जो है सारे इनफैक्ट सम्यक क्लासेस से मैं एसोसिएटेड हूँ, तो सम्यक क्लासेस के नोट्स में भी आप इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हो, है ना। बुद्धा मोस्ट रेलेवेंट टुडे, बुद्धा की शिक्षाएं तो हम हिस्ट्री में ही पढ़ लेते हैं। नैतिक द्वंद्व क्या है, ऋण क्या है ना। पिछली बार रित पर क्वेश्चन आया था, इस बार ऋण पर क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमें पता था कि ये डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। मतलब एक होता है ना, जैसे हम बचपन में 10वीं 12वीं बोर्ड देते थे तो हम पुराने पेपर देखकर आइडिया लगा लेते थे हाँ इस बार ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो इस बार आरपीएससी का जो पेपर रहा कुछ हद तक कुछ सब्जेक्ट्स में तो ऐसा ही रहा कि हाँ इस बार हमें पता था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसी बिना पर तो हमने पीएस कॉर्नर पे कई टॉपिक्स कवर किए थे ज्योग्राफी के, और जहां से आप देख सकते हो अभी हम बात करेंगे 10-10 नंबर के प्रश्न आए थे और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इन सब चीजों को एक्नॉलेज करते हैं। मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज की सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है। ये सारी चीजें, ये सारे मतलब नोट से ही, कोचिंग नोट से ही जनरली सारी चीजें कवर हो गई थी। लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं, तो ये सारी चीजें इस पेपर को भी, एथिक्स के पेपर को भी हम इजी कैटेगरी में ही डालेंगे कि ये इजी पेपर ही था। जिन लोगों ने अच्छे से जो है सिलेबस कवर कर लिया था किसी भी तरीके से हो, कोचिंग के नोट से क्या था तो वो है ही। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स इसके लिए रेफर की थी, जैसे बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, तो वहां पे भी ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर्स को इजी में रख सकते हैं। अगला आ जाता है साइंस। इस बार अगर हम बात करें तो टफेस्ट सेक्शन आरएस मेंस में साइंस ही रहा था। पिछली बार की साइंस फिर भी ऐसी थी कि आम जनता उसको अटेम्प्ट कर सकती थी, लेकिन इस बार की साइंस, एक तो साइंस का सिलेबस ही बहुत ज्यादा बड़ा था, तो आधे कैंडिडेट्स ने तो गिव अप ही कर दिया था कि ठीक है जितना होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि आए थे। जो लोग बेसिकली करंट अफेयर्स रिगोरसली फॉलो कर रहे थे, या स्पेशली कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आरपीएससी देते हैं जो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के टाइप के क्वेश्चन से साइंस में, तो साइंस को हम जरूर टफ कैटेगरी में इस बार डालेंगे। और सिर्फ साइंस की वजह से जो है पेपर 2 की हम ये मानते हैं कि पिछली बार से कम मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन तो फिर भी आसान है, नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर बताना है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी काफी टेक्निकल थी, इनको एक जनरल हमें नहीं पता है। ओटीडी प्लेटफॉर्म जो है जनरली यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है। आरएफआईडी जो है इसकी बात कर सकते हैं, तो ये ठीक है एक जनरल क्वेश्चन है, इन दिनों फास्ट टैग वगैरह काफी चर्चा में है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमें लग रहा था कि सैटेलाइट जो है उनसे ऑर्बिट से क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम बात करें, हमने ये भी कवर किया था कि मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पादप हमने खुद ने कवर किए थे अपने पीएस कॉर्नर पे, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का या 5 नंबर का, और देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन भी गिलॉय पौधे पर है। गिलॉय जो पौधा था वो इस बार कोविड पीरियड में काफी हिट रहा, गवर्नमेंट ने खुद ने फ्री जो है ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसका जो उपचार है वो भी कॉमन है, कॉमन कोल्ड हो गया या फीवर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब आप इजीली इसको अगर आप तुक्का मार के भी करते ना तो भी आप सही कर सकते थे। ये ऐसा क्वेश्चन था और इस टॉपिक का हमें पता ही था कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गिलॉय जिसमें काफी ऐसा था कि हाँ ये एक पादप हमारे चर्चा में रहा था लास्ट टाइम। क्रिप्टोकरेंसी इन दिनों चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन ठीक है, एक हमारे लगता है बूते का है। प्रीवियस 5G नेटवर्क जो है, इस पर जो क्वेश्चन आया है कि इसमें से 4G से क्या डिफरेंस है, तो वही तुक्केबाजी में आप कर सकते थे, पर फिर भी हाँ एक 5G नेटवर्क हम बहुत ज्यादा अभी इन दिनों नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स रिगोरसली फॉलो करने वाले ही लोग इनको अच्छे से कर रहे हैं। मिसाइल्स एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम की बात कर रही थी, एमएसएस, तो ये सारी चीजें हो गई है ना। ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। बड़े क्वेश्चन भी इनफैक्ट काफी टेक्निकल थे, जैसे कृत्रिम मधुरक, खाद्य संचारक, इनके उदाहरण हमको लिखने थे, घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखने थे कार्बन यौगिकों के। तो ये क्वेश्चन फिर भी इसका आसान था। कार्बन का कौन सा युग बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, ये भी एक ठीक क्वेश्चन था। लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है। जिंक का एस क्या है, थोड़ा ज्योग्राफी से भी लिंक कर जाता है। अगला आंख की कार्य प्रणाली का वर्णन करें, बायोलॉजी वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई बाकी जो जनरल क्वेश्चन है वो लैंड से हम इसको रिलेट कर सकते थे, कुछ कैंडिडेट से शायद किया भी यही होगा। बाकी जो है ये भी थोड़ा हम टफ कैटेगरी में डालेंगे इस क्वेश्चन को।
पीसीआर की अवधारणा की व्याख्या करें और इसमें सीटी वैल्यू क्या है, मतलब इतना डिटेल में जनरली हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ते, तो ये भी एक टफ क्वेश्चन ही माना जाएगा। फिर आगे हम बात करें इनके जो है इंडियन साइंटिस्ट है, इनके योगदान की बात करनी थी हमको। ज्यादातर तो इसमें से हमने 5 नाम सुने हुए हैं, अक्सर हमारी 10वीं 12वीं तक की कक्षा की किताबों में आ जाते हैं, बट फिर भी इस समय उनको रिकॉल करना अगर जिन लोगों ने कवर किया था उनके लिए तो सही है। बाकी जो है ज्योग्राफी हम इन जनरल टफ बोलेंगे। फिर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की तो बात हमारी खत्म होने वाली नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन ही कि मेसोजोइक युग की समय सीमा लिखी है, तो आपको पता होगा कि पीएस कॉर्नर पे ही हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो बना दिया था। मुश्किल से 7-8 वीडियो हमने बनाए होंगे जो आरएस मींस को टारगेट करके थे, और हर एक वीडियो में से प्रश्न आया है। पहला ही क्वेश्चन हमारे उसमें, और मैंने समय सीमा भी आपको बताई थी उस वीडियो में कि मेसोजोइक की क्या होगी, सबकी अलग अलग बताई थी, और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन समय सीमा से आया है यहाँ पे। फिर सियाल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। हाउ शिवालिक हिमालय वाज फॉर्म, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियों के नाम लिखिए, तो हाँ ये थोड़ा सा एक मैपिंग वाला क्वेश्चन था, कुछ लोगों को आया होगा कुछ लोगों को नहीं आया होगा, बट तुक्केबाजी सब लोग करके ही आए होंगे, एक ऐसा जनरल नॉर्मल क्वेश्चन था ये। फिर हम बात करें राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो ये भी एक जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनोस, तो ये क्वेश्चन हमें लग ही रहा था इस बार आएगा, भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित। ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ रॉकी माउंटेन रेंज, ये भी एक पर्वत मरुस्थल वाला जो सेक्शन था मैपिंग वाला, वहां से क्वेश्चन बना है। सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है। हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, तो ये फेवरेट ही क्वेश्चन है। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी जो है राजस्थान की, वहां से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो बहुत ही आसान। दक्षिणी पूर्वी पठार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान सेक्शन है उसमें से। धात्विक खनिजों को वितरण की संक्षेप में विवेचना कीजिए, तो हालांकि मिनरल्स जो है हमें थोड़े टफ लगते हैं, पर फिर भी आप जनरली शायद इसको अटेम्प्ट कर आए होंगे, क्योंकि एक जनरल समझ से, क्योंकि लोहे की खाने जो है वो राजस्थान में, वो तो हम सब लोग रटते ही हैं, प्रीलिम्स के टाइम रट लेते हैं, मोरिजा, बानोला, नीमला, रायसेला, तो जनरली मेरे हिसाब से आपने कुछ हद तक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही दिया होगा। फिर जियोपॉलिटिक्स की हमने बात की थी, और मैंने आपको एग्जाम से पहले ही बोल दिया था कि जियोपॉलिटिक्स पे जो क्वेश्चन आएगा, एक तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और दूसरा हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र से ही आएगा। तो देख सकते हैं हम दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनसे रिलेटेड ये प्रश्न आया है, और ऑब्वियसली इसमें चीन की भूमिका ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका मान सकते हैं हम जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियो से ही आया है, और अपन ने ये टॉपिक भी पहले कवर कर लिया था एग्जाम से पहले, पूरा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर का आया है। दूसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण कीजिए, तो राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सबका इन दिनों बहुत ज्यादा चल ही रहा है। जियो हेरिटेज साइट, इस पर भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया था, जो शायद पीएस कॉर्नर पे मोस्ट व्यूड वीडियो है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली हमारे वीडियो से आया है। तो हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का सेक्शन एवरेज था, हम बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, बहुत टफ भी नहीं बोल सकते, एवरेज था। साइंस टफ थी, और एथिक्स जो है हम इजी की कैटेगरी में रखेंगे। तो जनरली पेपर 2 की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जैसे मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पेपर में स्टूडेंट्स के आएंगे, क्योंकि कुछ सेक्शन इजी हैं, कुछ सेक्शन टफ है। जैसे साइंस पिछली बार से टफ है, एथिक्स पिछली बार जैसे ही है लगभग, और ज्योग्राफी भी लगभग, तो लगभग वैसे वैसे मार्क्स आ जाएंगे, कुछ एक चीजें ऊपर नीचे करके। तो पेपर 2 में हम बहुत ज्यादा उलटफेर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पेपर 2 को हम आसान की कैटेगरी में ही रखेंगे। अगला है पेपर 3, और जो पेपर 3 था, पेपर 3 में जनरली हमारे जो ये सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिटी, पबेड, आईआर, ये सारे सेक्शन थे। तो देख लेते हैं यहाँ के क्वेश्चन भी, जैसे कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत अच्छे मुझे लगे। जैसे पहला तो था ये संविधान में, पिछली बार भी हमने देखा था कि पिछली बार न्याय पर क्वेश्चन आया था, प्रियम्बल से यानी प्रस्तावना से, इस बार बंधुता से क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा है। अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका, तो ये भी एक क्वेश्चन ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन, थर्ड और अब्राहम अकॉर्ड, थोड़े हम टेक्निकल बोल सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं इन दिनों, या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने तो अटेम्प्ट किया होगा। बाकी जनरली ये क्वेश्चन थोड़े टफ कैटेगरी में, ये 2 क्वेश्चन हम डाल सकते हैं कि शायद सब लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगला G20 रोम समिट, तो ये भी अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में आपने कवर कर लिया होगा, चर्चा में था आईआर में। फिर हम बात करें आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल, इस बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए, और ये भी ऐसे क्वेश्चन थे कि थोड़े एनालिटिकल टाइप थे, मतलब आपको अपनी समझ से आंसर करने थे, किसी भी किताब में, किसी भी नोट्स में ये आपको डायरेक्टली मिलने वाली चीजें नहीं थी कि आपने पढ़ा और रट लिया। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी समझ बूझ से आपको आंसर देने थे, तो मेरे हिसाब से आपने अटेम्प्ट किए ही होंगे। न्यायिक समीक्षा, इस बार हमें लगी रहा था, इस बार जिस तरीके से आरपीसी और कोर्ट का आपस में चल रहा था मैटर, तो हमें लग ही रहा था जुडिशियल ओवररीच या इस तरह के क्वेश्चन हम देख सकते हैं।
और ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। हाल ही में न्यायमूर्ति रामन्ना का स्टेटमेंट आया था, तो इसको क्या समझते हैं आप इसे? ये क्वेश्चन था, इसमें 5 नंबर का था, 10 नंबर का भी इस तरह का बढ़िया क्वेश्चन इस बार हम पॉलिटी में देखेंगे। लास्ट ईयर भी जो है राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से क्वेश्चन था, इस बार इम्पीचमेंट से क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड लास्ट ईयर भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, इस बार भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा, ये अभी हाल ही में चर्चा में थी, है ना, तो ये आपने पढ़ा ही होगा करंट अफेयर्स में। फिर हम बात करें स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन अपनी समझबूझ से आंसर करने वाला था। 10 नंबर के क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। इवैल्यूएशन की बात की है कि किस तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू इंडिया में जो है डेवलप हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी वही समझबूझ से आंसर करने का था। आपको एक हिरार्की या बोल सकते हैं एक क्रम पता होना चाहिए था, ऑर्डर पता होना चाहिए था कि सबसे पहले 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर केशवानंद भारती तक आप जा सकते थे, तो इसको आप अच्छे से डील कर सकते थे। बस वो सारी चीजें पर्टिकुलरली पॉलिटी वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वही समझबूझ से हमें आंसर देना था, क्योंकि इन दिनों हम ज्यादा योजना आयोग की प्लानिंग कमीशन की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि नीति आयोग जब से बना है जनरली नीति आयोग की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पुराने वाले से इसको कंपेयर करा लिया कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है या किस तरीके से जो भी चीजें हैं, तो वो अपनी समझबूझ से आपको इसको आंसर करना था। इसमें क्वाड वाला जो इस बार पॉपुलर था, ये हमें लग रहा था ऑकस या क्वाड में से कुछ आएगा। इसके अलावा ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए सुझाव दीजिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जनरली पंचायत स्तर की तो हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में कैसे सुधार किए जाए, लेकिन ग्राम सभा के स्तर पे क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वही समझबूझ से आंसर करने वाला क्वेश्चन था। तो पॉलिटी की इन जनरल हम बात करें तो पॉलिटी का पेपर ना बहुत ही एक ऐसा पेपर था जो नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना हुआ था। ये जो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए बना हुआ पेपर था, तो शायद यहाँ पे नए स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफर्टेबल रहे होंगे इस पेपर से। तो मुझे लगता है कि इसको हम एवरेज कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है पुराने ही रहते हैं। नए स्टूडेंट्स को वैसे भी इस बार बहुत कम टाइम मिला, तो शायद वैसे ही वो कम ही रेस में थे, तो इसलिए जो है जनरली ये पेपर पुराने स्टूडेंट्स के लिए हम मान सकते हैं। अगला है पबेट वाला सेक्शन, तो ये वही जैसे मैंने बताया सारा का सारा कोचिंग के नोट्स में से ही पेपर है, तो इसको तो हम नॉर्मल एवरेज कैटेगरी में रखेंगे, या हम आसान भी बोल सकते हैं कि रटी रटाई चीजें आपको एज इट इज आंसर में लिखनी थी। कुछ एक क्वेश्चन जरूर लीक से हटके थे जो कि इजीली जो है डीलेबल थे। लोकायुक्त पर क्वेश्चन था, है ना, ये सारे क्वेश्चन। सुनवाई का अधिकार अधिनियम पे क्वेश्चन था, यानी पबेट जैसा बड़ा पेपर भी जो है जनरली कोचिंग नोट से ही आया है। गांधी जी की जो 7 जो है पाप बताए थे, 7 सेंस थ्योरी है, उसको रिलेट कर दिया इन्होंने पबेट से, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको वहां पे उन 7 सेंस को जो आपने एथिक्स में शायद पढ़े होंगे उनको यहाँ रिलेट करना था। जिले में जो है पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर की भूमिकाओं में अंतर, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको समझबूझ से करना था, एक शायद आपको अंदर की समझ होनी चाहिए थी। तो लेकिन पबेट के पेपर को फिर भी हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि या तो क्वेश्चन एनालिटिकल थे जो आपको अपनी समझबूझ से करने थे, या फिर जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन जो है कोचिंग के नोट्स वगैरह से आए हैं, तो इजी ही कैटेगरी में डालेंगे। फिर इसका जो थर्ड सेक्शन है वही जो छोटे छोटे 20-20 नंबर वाले हैं, तो स्पोर्ट्स एंड योगा, कुछ लोग पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, तो इसको जो लोग नहीं पढ़ के आते हैं उनके लिए टफ, और जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए आसान कैटेगरी में डालेंगे। तो ये सेक्शन तो स्पोर्ट्स योगा वाला तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है एवरेज की कैटेगरी में। पिछली बार भी क्वेश्चन कोई बहुत आसान नहीं थे, इस बार भी क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन जरूर इस बार अलग थे, जैसे कि हमने कुछ टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, जैसे टेंस थेरेपी ये क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, बट इन जनरल स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए इजी पेपर था। फिर हम बात करें अगला पेपर जो उससे रिलेटेड है हमारा बिहेवियर से, तो बिहेवियर वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली कोचिंग नोट से क्वेश्चन है, और लॉ में भी लगभग ऐसा ही कुछ है ना। तो लॉ वाले पेपर भी इस बार डायरेक्टली आए हैं, जैसा कि पिछली बार के पेपर में था कि इस शब्द का क्या मतलब है, उस शब्द का क्या मतलब है, वैसे ही क्वेश्चन इस बार रहे हैं। तो अगर हम पेपर 3 की बात करें, पॉलिटी पेपर पुराने स्टूडेंट्स के लिए पबेट एवरेज, और जो है बाकी सारे सेक्शन भी एवरेज हम बोल सकते हैं। तो वही इस बार वाले पेपर में पेपर 3 में भी लगभग पिछली बार जैसे मार्क्स हम स्टूडेंट्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर 1 में हमने देखा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं ज्यादा,
पेपर 2 एंड 3 में लगभग वैसे ही मार्क्स आ रहे हैं। साइंस थोड़ा टफ है तो थोड़ा सा डिप कर सकता है पेपर 2 को, अदरवाइज जो है लगभग सेम हम बोल सकते हैं। और आखिरी बचा पेपर 4 हिंदी का। तो इस बार हिंदी के पेपर की अगर हम बात करें तो हिंदी के पेपर में तो लगभग सम्यक खुद ये क्लेम कर रहा है कि सम्यक की जो DLP थी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम उन्होंने जो दिया था, इनफैक्ट जो लोग स्टूडेंट्स उनके रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाले स्टूडेंट थे, तो 80% जो है उसी के अंदर से आया है। तो 120, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश डिसाइडिंग पेपर है GS4, इसमें भी स्पेशली हिंदी में अगर वो इतना क्लेम कर रहे हैं तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने कोचिंग के वही नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो वहीं से जो है पेपर आया है। तो इस बार ज्यादातर पेपर जो है हम बोल सकते हैं कि कोचिंग के नोट्स वगैरह के इर्द गिर्द घूमा है। जिन लोगों ने कोचिंग की थी या जिन लोगों ने कोचिंग के नोट्स रख लिए थे किसी भी तरीके से, उन लोगों के लिए आसान पेपर था। कुछ एक सेक्शन ही जो है जो आउट ऑफ लीग थे, बाकी जो है हम बोल सकते हैं जनरल पेपर आसान था। कट ऑफ की अगर हम चर्चा करें तो अब आ जाते हैं जिसको जानने के लिए आप लोग तब से बेसब्र होंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये पिछली साल की कट ऑफ है, नॉन TSP एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल की कट ऑफ लगभग 344 थी, है ना। इस बार अगर हमारे अनुमान की बात करें तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स की भी कट ऑफ आप देख सकते हो 5 नंबर ऊपर गई थी। और इस बार मेंस की भी जो कट ऑफ है वो हमें लगता है कि हमारी जो टीम का कहना है, एक्सपर्ट टीम जिसने पेपर एनालिसिस किया है, उनका ये मानना है कि लगभग 10 नंबर तक का वेरिएशन हम कट ऑफ में देख सकते हैं। यानी कि कट ऑफ लगभग 355 के आसपास तक जा सकती है और हर कैटेगरी में लगभग आप 10 नंबर तक बढ़ाकर मान लीजिए तो इस कैटेगरी में आप रह सकते हैं। फिर भी जो है बहुत शॉर्ट नहीं कह सकते। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस है कि आपको पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि मार्क्स कितने मिलने हैं सब्जेक्टिव पेपर में कोई नहीं बता सकता। सेम आंसर में भी आपको 2 अलग अलग जो कॉपी चेकर होते हैं वो अलग अलग मार्क्स दे सकते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा, बाकी फिर रिप्रेजेंटेशन का भी फर्क पड़ जाता है इसमें, कैसे आपने प्रेजेंट किया है अपना आंसर, बहुत सारी और चीजें होती हैं, आपके शब्दों का चयन कैसा है, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो उनसे भी मार्क्स में काफी फर्क पड़ जाता है, सिर्फ कंटेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं, यानी अगर पिछली साल की कट ऑफ के आसपास भी अगर आपको लग रहा है कि आप स्टैंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू कॉल हो जाए। तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से जारी रखिए। इंटरव्यू की तैयारी एज इन तो ज्यादा कुछ नहीं करनी होती, हाँ करंट अफेयर्स पे एकदम पकड़ बना के रखिएगा कि करंट अफेयर्स आपका मिस ना हो। उसके लिए मुझे लगता है कि जो मूमल की पाई मंथली मैगजीन आती है वो दैट इज सफिशिएंट कि उस मैगजीन को पढ़ के आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को इतना सफिशिएंट है इंटरव्यू लेवल पे। फिर हम बात करें आपका जो सब्जेक्ट है, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो कोर सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में जो था या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो था, उसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। बाकी नई वैकेंसी भी आने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है, या आप कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अगली वैकेंसी के लिए भी अभी से पकड़ बना के रखनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा उसका भी पढ़ते रहिए, तो दोनों में फायदा मिलेगा, आपको इंटरव्यू में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर इंटरव्यू कॉल नहीं होता है तो अगली वैकेंसी में आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस बार की कट ऑफ हमारा ये कहना है कि पिछली बार से 10 नंबर हम ज्यादा मान के चल रहे हैं। पेपर अपन ने एनालिसिस किया है, मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में कट ऑफ बढ़ाने वाला पेपर है पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर 1 था वो थोड़ा कंपैरेटिवली टफ था। इस बार पेपर जो है इजी है पिछली बार से, तो पेपर 1 कट ऑफ बढ़ाने वाला है। और पेपर 4 भी इस बार कंपैरेटिवली इजी था तो कट ऑफ बढ़ाने वाला है। तो इसलिए जो है 10 नंबर का हम मार्जिन में मान के चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के पेपर अच्छे होंगे। आप लोग सभी जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो है पार करेंगे, इस पड़ाव को, इंटरव्यू देंगे जरूर से। इंटरव्यू के लिए भी टाइम टू टाइम गाइडेंस जो है आपको दी जाएगी वीडियो के माध्यम से PS कॉर्नर पे। जरूर से हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिलीवर हुई थी अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने RS मेंस दिया है, जिससे वो लोग भी थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस कर पाएं। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।